अस्सलाम वालेकुम, आई एम सानगी। आप सब ने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज तो देखी होगी या फिर एटलीस्ट आप उसके कॉन्सेप्ट से तो वाकिफ होंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इमेजिन करते हैं विद द वर्ड इफ। अगर ऐसा होता, इफ देन लॉजिक, इफ आई वर अ बिलियनियर देन आई वुड डूइंग दिस, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री देन आई वुड बी डूइंग दिस। तो ये जो इफ देन स्ट्रक्चर है उसको हम आज के पोइम में इन डेप्थ स्टडी करेंगे, बिकॉज टुडे वी विल बी स्टडी वाल्टर डी ला मेयर्स फेमस पोइम तरतारी। ये पोइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएस और एमएस के सिलेबस का हिस्सा भी है। और ये पोइम में बेसिकली बताती है कि आप दिन में चलते फिरते जो भी ख्वाब देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपका हकीकत से भागने का जरिया हो, एक एस्केपिज्म हो, बल्कि बाज़ों का आपकी इमेजिनेशन, आपके ख्यालात आपको पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस भी दे रहे होते हैं। दिस पोइम तरतारी इज़ फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी। ये एक इमेजिनरी किंगडम की कहानी है। इट्स ड्रीमी, इट्स रिच इन इमेजिनेशन, इट्स म्यूजिकल एंड इट इज़ डिसेप्टिवली सिंपल। डिसेप्टिवली सिंपल का मतलब यह है कि पढ़ने में ज़ुबान बहुत आसान इस्तेमाल हुई है। आप जब पढ़ने लगते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का सामना नहीं करना पड़ता, बट जो इमेजिनेशन प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि क्या कहने। आज हम इस पॉइंट का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप कि आपका अगर सुबह टेस्ट है, भी एग्जाम है, तो आप उसको क्लियर करने के काबिल हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हाय, वेलकम बैक। सो कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बताता चलूँ कि तरतारी जो वर्ड है वो मेडिएवल यूरोप के अंदर यूज़ होता था। ऑल ऑफ द ईस्ट को इकट्ठा एक कोजे में बंद करके बस कह दिया जाता था कि दिस इज़ द लैंड ऑफ तरतारी। वो लोग अभी इतने फेमिलियर नहीं थे हमसे कि हमको डिफरेंट नेशनहुड्स में, डिफरेंट कबीलों में, डिफरेंट रिलीजियस सेंटिमेंट्स के डिवाइड कर सके। उनके लिए हम सब एक एक्जोटिक वर्ल्ड का हिस्सा थे एंड दैट वर्ल्ड वाज द लैंड ऑफ तरतारी। एंड बाय द वे इस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन तरतारी भी है, तारतली भी है, ततारी भी है, और आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ प्रेटेंशियस यू आर। ओके, सो द लैंड ऑफ ततारी इस पोएम के अंदर वो इट्स नॉट अ रियल वन, इट्स इमेजिनेटिव। और इस तरह की लैंड, इस तरह की ड्रीमी वर्ड्स आपको और भी पोएम से मिलेगी। आई मीन आप लोगों ने पहले कॉलोनीज की कुबला खान में भी स्टडी की हो, उसके अंदर भी आपको सिमिलर लैंड मिलेगी। इसी तरह इस पोएम के अंदर डी ला मेयर के मे बी चाइल्डहुड इमेजिनेशन हो, कुछ ड्रीम्स हो, जिसको उस सब ने इस पोएम के अंदर पोर्ट्रे किया। इट वुड बी ग्रेट अगर ये पोएम पढ़ते हुए आप एडवर्ड से के ओरिएंटलिज्म को, अगर आप उसको स्टडी कर चुके हैं, तो उसको माइंड में रखें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टांजा 1। इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ तरतारी, माई सेल्फ एंड मी अलोन, माई बैक शुड बी ऑफ आइवरी, ऑफ बीकन बोर्ड माई थ्रोन, and in my court should peacocks flaunt, and in my forests tigers haunt, and in my pools great fishes slunk their fins athwart the sun। सबसे पहले राइम स्कीम की बात करते हैं बिकॉज दैट रियली गॉट माई अटेंशन। ए बी एंड देन सी 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 डी। ये जो एंड पे ट्रिपल सी, ये ट्रिपल राइम है, ये ज़बरदस्त है। आई मीन दिस इज सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ साउंड, और ऐसा यूज़ बताता है कि दे आर गोइंग टू बी सरप्लस ऑफ थिंग्स। इस पॉइंट के अंदर आपको सरप्लस, अबंडेंस, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मिलेगी। दीज आर द साइंस ऑफ कोर्स ओपुलेंस एंड वेल्थ। उसके बाद जो अल्फाज का चुनाव है वो बड़ा बेहतरीन है। आई मीन कोर्ट, फॉरेस्ट, पूल्स। सो उसने अपने पैलेस को, अपने फ्रंटियर को, अपने गार्डन को एक इस स्टांजा के अंदर मुकम्मल तौर पे मतलब इमेजिन करवा दिया हमें, अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो। एंड व्हाट्स अमेजिंग इज के उसके इमेजिनेशन की जो डोमेन है वो फैल रही है फ्रॉम पैलेस, फिर उसके इर्द गिर्द वाला इलाका, फिर उसके बाद मजीद उसको कवर करने वाला इलाका। सो इट इज़ एक सॉर्ट ऑफ वाइडनिंग। एंड थर्डली जो ट्रिपल सी की हमने बात की, फ्लॉन्ट, हॉन्ट, स्लॉन्ट, इट्स लाइक अ रिचुअल अक्यूमुलेशन। जैसे तस्बीह पढ़ते हैं, जैसे किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, जैसे किसी चीज़ को याद किया जाता है। एक जब बात को बार बार रिपीट किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि हम उस पर कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं या उसको मेमोराइज करना चाह रहे हैं, उसको हम दिमाग में एक आइडिया के तौर पर मुकम्मल तौर पर पठाना चाह रहे हैं, बेसिकली झंझोड़ना चाह रहे हैं। जैसे एज मुस्लिम्स कुरान के अंदर हमें सूरह रहमान के अंदर बार बार कहा जाता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये अल्फाज हमें झंझोड़ने का, हमारे ज़मीर को जगाने का एक जरिया है। एंड देयर repetition has a wonderful awakening effect on us. Okay, let's go line by line. If I were Lord of Tartari, okay, this is pure conditional sovereignty। एक ग्रामर ने, लैंग्वेज के यूज ने एक मुकम्मल तौर पे स्पीकर की सोवरेनिटी को अखज़ कर दिया। एंड दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। अरिस्टोटल की प्रैक्टिस के मुताबिक पोइट्री इज नॉट अबाउट समथिंग दैट इज, इट इज मोर अबाउट समथिंग व्हाट कुड बी। मतलब कि मैं अगर पोइट्री लिख रहा हूँ तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये पेन कैसा है, मैं इस पेन का पोटेंशियल बताऊंगा, व्हाट इट कुड बी। सो इस पोएम के भी स्टार्ट में ये जो इफ है, इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ, तो ये एक पॉसिबल वर्ड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज।
ऑफ लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज उसको ओपन कर देता है। सो स्पीकर बेसिकली एक किंगडम बनाने लगा एंड ही इज गोइंग टू रिहर्स इट बिफोर एक्चुअली पोजेसिंग इट। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे अपने डॉक्टर मोहम्मद कलाम इकबाल ने हमें खुदी का कॉन्सेप्ट दिया था। एज अ पोइट एंड फिलोसफर वो ये नहीं थे कह रहे कि हम इस वक्त बेसिकली के मुसलमान खुदी के बेहतरीन मुकाम पे हैं। वो बता रहे थे कि इफ़ वी आर एबल टू रीच दैट लेवल तो हमारे लिए कितनी पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। बट ऑफ कोर्स इकबाल पावर को सबमिट करते थे गॉड के सामने, बट इस पोएम में स्पीकर पावर को कहीं सबमिट नहीं कर रहा, जैसा हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, माई सेल्फ एंड मी अलोन। वाई अलोन? बिकॉज ही वांट्स सोलिटरी डोमिनियन। एक मुकम्मल किंगशिप चाह रहा है, और जब आप अकेले होते हैं तो आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। सो ही वांट्स ऑल द ग्लैमर। उसको सारे शश के चाहिए, बेसिकली उसको बढ़ियानी चाहिए, लेकिन लाइची मुंह में नहीं आनी चाहिए। प्लेटो ने हमारी ज़िंदगी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि देयर इज अ शैरियट। शैरियट जिसको उर्दू में भी और संस्कृत में भी रथ कहते हैं। प्लेटो ने कहा था कि आपकी पर्सनैलिटी की एक शैरियट होती है विच इज़ बेसिकली योर साइकी, और उसकी जो लगामें आपके हाथ में होती हैं वो लगामें दैट इज़ योर इंटेलेक्ट। आपके शैरियट का जो कंट्रोल है वो आपके इंटेलेक्ट के पास होना चाहिए, आपके साइकी का कंट्रोल आपके रैशनल माइंड के पास होना चाहिए। बट दिस माई सेल्फ मी अलोन प्लेटो वुड आर्ग्यू कि ही इज सेइंग कि वो अपनी एपिटाइट, अपनी डिजायर को शैरियट का कंट्रोल दे रहा है। अगर हम इस्लामिक लेंस से देखें तो ये कहना ऐसे ही है जैसे हम अपनी ख्वाहिशात का, अपनी भूख का, अपनी डिजायर्स का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे अपने नफ्स को देते, विच इज़ ऑपोजिट टू शूरा, जिसका इस्लाम हमें एडवाइस करता है। और ऐसा तब भी होता है जब इंसान को मुकम्मल तौर पे ऐशी चाहिए होती है, और वो अभी हमें नजर आएगी। नेक्स्ट लाइन, माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन। दीज टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहले तो मैं बताऊं आइवरी ये एक ओपुलेंट का और वेल्थ का सिंबल तो है, लेकिन उसके साथ साथ दिस इज अ सेल्फिश सिंबल। आई होप कि आप लोग कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस को पढ़ चुके होंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि वाई आइवरी इज सो सिग्निफिकेंट इन द कॉलोनियल वर्ल्ड। जब अंग्रेज आधी से ज्यादा दुनिया में हुक्मरानी कर रहे थे, उसको कहा दे वर डूइंग ऑल ऑफ दैट, दे वर स्किलिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स फॉर देयर प्रोग्रेस, देयर अयाशी एंड देयर लाइफस्टाइल। बट उस प्रोग्रेस के अंदर उनको इस चीज़ से कोई मसला नहीं था कि जो सब्जेक्टिव रेस है, जहाँ जिनको जो आके उन्होंने कॉलोनाइज किया, उनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। वो बेशक मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाए, जैसे मैं आपको डार्कनेस में मिलता है, कॉलोनाइज के बेशक मुकम्मल तौर पे वाइप आउट हो जाए, उनकी जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन अंग्रेज़ों को आइवरी मिलता रहना चाहिए। दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ सेल्फिश ओपुलेंस। ये बेसिकली कंज्यूमर और इकोनॉमिक्स का एक पैरेलल क्रिएट किया यहाँ पे, जहाँ पे इकोलॉजिकल कॉस्ट को, इकोनॉमिकल कॉस्ट को, उन चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया फॉर देयर ओन सेक। एंड देन ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन। गोल्ड एक किंगशिप का सिंबल तो है, ठीक है, एक अथॉरिटी तो क्रिएट करता है, बट एक एस्थेटिक अथॉरिटी। हम गोल्ड को देख के तारीफ तो करते हैं, खूबसूरत लगता है, स्पेशली ये बड़े सदीर की अवाम को, विच आई नेवर अंडरस्टैंड। लेकिन उस एस्थेटिक के साथ जब किसी को हम गोल्ड में देखते हैं, वो फील इंटिमिडेटेड बिकॉज इसके इस मेटल में एक सर्टेन अथॉरिटी है। तो वो अपने थ्रोन को कह रहा है कि ये तो पता चलेगा कि खूबसूरत बहुत है, लेकिन उसके साथ उस थ्रोन की पूरी अथॉरिटी भी होगी। थिंक अबाउट दिस, हज़रत सुलेमान के दौर के अंदर जो क्वीन सबा का वाक़या में मिलता है इस्लामिक और क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अंदर, क्वीन सबा का तख्त इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बोथ इंटरप्रेशन एंड अथॉरिटी। सो ही इज ट्राइंग टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ किंगशिप। नेक्स्ट लाइन, एंड इन माई कोर शुड पीकॉक्स फ्लॉड। इस लाइन को मैं इस नज़र से देखता हूँ कि हमें हेवन की, जन्नत की जितनी भी इमेजिनेशन मिलती है मुख्तलिफ ट्रेडिशंस के अंदर, उसके अंदर मोर का, पीको का जिक्र जरूर होता है। सो पीको आर अ साइन ऑफ बैकग्राउंड डेकोरेशन इन अ हेवनली सेटिंग। ये हमें नॉस्टैल्जिया देते हैं ऑफ किंगशिप, ये हमें नॉस्टैल्जिया देते हैं ऑफ रूलिंग क्लास, एक सॉर्ट ऑफ अ क्वाइट लग्जरी। क्योंकि थिंक अबाउट दिस, कोई भी मुर्गे वगैरह तो अपने घर में रख ले, लेकिन मोर कोई अफोर्ड कर पाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हार्ट। ओके, अच्छा, टाइगर्स जो हैं दे आर अ साइन ऑफ रॉयल्टी। जाहिर है सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक क्लास ने और अमीर लोगों ने और रूलिंग क्लास ने, यही वो लोग हैं जो टाइगर को फोकस पाते हैं। लेकिन और भी बड़ी चीज़ें दुनिया में जिसको ये लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो वाई टाइगर्स? बिकॉज टाइगर्स आर अ साइन ऑफ power and controlling them is a sign of again power as well. And one more thing, जब आपने टाइगर्स को ऐसे रखा होता है तो इट्स लाइक आपने वाइल्डनेस को डोमेस्टिसाइज किया हो। सो एक इतनी पावरफुल क्रिएचर को जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करने के काबिल है, आपने उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। दैट सिंबलाइजेज समथिंग। एंड टाइगर हमें साउथ एशिया कल्चर में तो मुख्तलिफ कहानियों में मिलता है। आई मीन टीपू सुल्तान है टाइगर, मुगल एम्पायर के अंदर बादशाह गुजरे, they had tiger, so they very are a loyal metaphor. Okay, next line, and in my pools great fishes slant.
इसके ना मुझे एक सिनेमैटिक जो इमेजरी क्रिएट हुई है वो बड़ी अच्छी लगी, स्पेशली द वर्ड स्लांट की वजह से, बिकॉज स्लांट इज अ लाइक जो डायगनली एंकर होती है। सो जब डायगनली लाइट एंकर होकर पानी में पड़ती है तो दैट क्रिएट्स शिमरिंग इफेक्ट, वो पानी की चमक बहुत ज़्यादा होती है। सो फॉर मी दिस लाइन इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर माई इमेजिनरी सेंसेस। देयर fins athwart द सन। ओके, आई लाइक दिस वन बिकॉज इसके अंदर उस स्टांजा को ख़त्म करते हुए वो हमें ले गया एक क्लाइमेक्स पॉइंट की तरफ, विच इज़ द सन, और हम अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं और उसको हमें कोई कलर डिस्क्राइब नहीं करना पड़ा, बिकॉज दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ लॉयल्टी, दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ किंगशिप जिसको अगर हम मुकम्मल तौर पे देखना चाहें तो हमारी आंखें चुंदी आ जाए। दिस इज़ द एंड ऑफ स्टांजा 1, और हम कह सकते हैं कि उसने स्टांजा 1 के अंदर एक तरह से पूरी दुनिया को एक गैलरी की फॉर्म में क्रिएट कर दी और हमें बता दिया है कि उसके किंगडम में क्या क्या चीज़ें होंगी, और वी आर सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग टू इमेजिन हिज दरबार, हिज थ्रोन एंड हिज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अगर आप थोड़ा सा थ्रिल करना चाहते हैं तो यू कैन राइट समथिंग इन द लाइन्स ऑफ इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ लाहौर, इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ दिल्ली, that would be fun. Okay, second stanza. If I were Lord of Tatari, trumpeters every day to all my meals should summon me, and in my courtyards bray. And in the evening, lamps should shine yellow as honey, whereas wine, white harp, and flute, and mandoline or lean made music sweet and gay. Again, I like the triplet C, shine by mandoline or mandoline. And again, इसमें वही रिचुअल वाली फील भी आ रही है, इसके अंदर एप्लीकेशन वाली फील भी आ रही है। And then I really like the use of word to all my meals should summon me, should summon me. Yeah, and it is the choice of words जो कह नहीं रही कि मेरे अंदर पावर है, but already assumed है कि सुनने वाले ने obey करना. It has the quality of obedience in its own. Then I very like the use of these lamps and music scripts because ये senses के साथ बहुत अच्छा play कर रहे हैं. They are sort of beautiful. Let's do the line by line analysis. Temperatures every day to all my meals should summon me and in my courtyards bray. This is nice. उसने अपने रेगुलर खाने पीने को एक रॉयल ब्रॉडकास्ट बना दिया, एक फेस्टिवल, एक इवेंट बना दिया। इमेजिन करें मुगल कोर्ट्स के नकार सानी एंड थिंक अबाउट दैट। जब कोई दरबार में एंटर होता है, कोई आया है, कोई बैठा है, किसी का ऐलान करना है, या इन दिस केस जैसे इसने कहा है कि खाने के लिए बुलाना है, तो इतना गोल धमाका करने की, कैंपिंग जज्बात बजाने की, या इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? क्या बादशाह के कान तक आवाज़ नहीं जा रही या उसको अल्फाज की समझ नहीं आती? नो, ऐसा नहीं है। जो पावर्स जैसे इसने कहा है कि वो सोवरेनिटी भी चाह रहा है और ऑनकेबिलिटी के साथ बगैर चाह रहा है, इस तरह की जो पावर्स होती हैं वो अपने हर अमल को ऐसा बनाती हैं खुद कि एक पावर का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो सके, जिससे उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी बार बार लोगों पे उसकी धाक बैठती रहे, रिचुअली, रिपीटेडली, एंड दिस प्रैक्टिस इज डूइंग दैट जस्ट फाइन। सो अब यहाँ पे ये जो रिचुअल है बुलाने का, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है। दिस इज नॉट बिकॉज ही लाइक्स द म्यूजिक, इट्स बिकॉज उसने एक अथॉरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, और अथॉरिटी के इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेशक जो मर्जी सिम्बलाइज करें, वो जितने मर्जी आप बनाते चले जाएं, आपकी किंगडम को, आपकी पावर को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स शुड शाइन येलो एज हनी वेरियस वाइन। ये एक लग्जरी है, हमने टेस्ट और कलर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जो हमारी सेंसेस को भी अपील करे। The important thing here is the timing, evening light. Evening light and music अब साउथ एशियन कल्चर में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे महफिल वाला कॉन्सेप्ट मौजूद है, लोग इकट्ठे बैठते हैं, देयर इज सम म्यूजिक, देयर इज सम डांस, कुछ गाने की महफिलें भी हो जाती हैं, बातें करने की भी हो जाती हैं, वी शेयर सम थिंग्स एंड दैट इज नाइस। बट देन वो जो बात कर रहा है वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, वो उस महफिल कल्चर के अंदर अपनी पॉपुलेंस, वेल्थ और तयाशी को मुकम्मल तौर पे इन करना चाह रहा है। येलो इज हनी, रेड इज वाइन, दीज आर द साइंस ऑफ ऑपुलेंस, ऑफ एपिटाइट, ऑफ डिजायर्स। एंड एज मुस्लिम्स, या आप किसी और बिलीफ से भी ताल्लुक रखते हैं, तो इस्लाम में एक इसराफ का कंसेप्ट होता है, विच इज़ बेसिकली स्पेंडिंग मोर ऑन थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड। सो अब जब फजूल खर्ची करते हैं उसको इसराफ कहते हैं, तो उससे बचना होता है। सो ये स्टांजा हमें एक जगह पे डिज़ायर तो हमारे अंदर इवोक करता है, लेकिन एज आवर जॉब एज अ रीडर इज़ टू इन्जॉय दिस लाइट और ये जो भी इमेजरी क्रिएट हो रही है, बट उसके साथ साथ अपनी एपिटाइट को कंट्रोल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टांजा, व्हाइल हार्प एंड फ्लूक एंड मैंगोलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड केक। नाइस है, एंड पे उसने एक जॉयफुल नोट के अंदर हेल्प किया, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है द यूज ऑफ एंड, व्हाइल हार्प एंड फ्लूक एंड मैंगोलिन, अबंडेंस अगेन, अबंडेंस बाय ब्रेथ, अबंडेंस ऑफ वर्ड। जब आप किसी चीज़ के बाबा और का लफ्ज़ करते हैं कि और ये और ये और ये, दैट रियली शोर समथिंग कि लिस्ट बहुत ज़रूरी है। ये अबंडेंस हमें ट्रिपल सी वाले डे ब्रे गे इस
ट्रिपल सी जो कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर भी नजर आती है, और फिर अगेन कि ये एक अबंडेंस एंड होती है एक जॉयफुल नोट पे। नाउ लेट्स डू द थर्ड स्टैंजा। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ Tartari, I would wear a robe of beads, white and gold and green they would be, and small and thicker seeds, and ere before when the morning sky I would don my robe and scimitar, and zebras 7 should draw my car through the Tari's dark glades. सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट किया है दैट इज रोब एंड स्किमिटार। उसने दो चीज़ों का नाम किया, एक है रोब विच इज़ a sign of decoration and which is a sign of ruling class as well. So उसने decoration और अपनी royalty को एक चीज़ के नंबर्स किया और उसने उसको literally पहन लिया। The second thing is scimitar, ये basically एक sword के टाइप होती है उसको कहते हैं। And what is sword used for? Sword is a sign of power. किसी भी इंसान को किसी काम के लिए मजबूर करने के लिए, coerce करने के लिए यूज़ की जा सकती है। सो उसने एक स्टैंजा के अंदर अपने ऑर्नामेंट का जिक्र भी कर दिया और अपनी कोर्सिव पावर का जिक्र भी कर दिया, और ये दोनों चीज़ें दे आर बेसिकली टू फेसेस ऑफ सोवरेनिटी। उसके बाद अगेन हमें अबंडेंस का कॉन्सेप्ट दोबारा मिलता है, बिकॉज जो यहाँ पे बीड्स हैं वो थिक एज सीज हैं। सो एग्रीकल्चर का, हार्वेस्ट का यहाँ पे सरप्लस मौजूद है, बट इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो सरप्लस है ये ज़रूरी नहीं है कि उस पूरी किंगडम में सारी अवाम पे अप्लाई होता है। हमने जैसे पीछे आइवरी का जिक्र करते हुए देखा था कि ये एक सेल्फिश किस्म की वेल्थ एंड ऑपुलेंस है, तो इसलिए हो सकता है कि सिर्फ इसके पास थिक एंड सीज हैं, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है इसे वो नॉट श्योर हाउ दैट इज़। टाइमिंग यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ वेयरिंग द रोप जस्ट बिफोर डॉन, जो कि सुबह सुबह का टाइम है। एंड सुबह सुबह का टाइम डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट एविएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज मुस्लिम्स ये फजर का टाइम होता है और उन्हें दिन का आगाज़ करना होता है। सो वो बता रहे हैं कि जो उसका उठना है और जो उसका रोप पेन है, स्कीमेटार, जो उसकी पावर है, वो सिर्फ डिज़ायर नहीं है और सिर्फ पावर का डिस्प्ले भी नहीं है, बल्कि वो तो एक रिचुअल है। अब वो रिचुअल खुद ही पावर एग्जिबिट कर रहा है तो क्या करें। And another point, the fourth point to note here is the use of future model certainty, जैसे उसने कहा कि शुड्रा और उसने कहा I would don't। अब ये चीज़ें चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसी है जैसे पिछले स्टैंजा में थी कि ये प्रज्यूम कर देती है ओबीडियंस को, तो ये जो डिस्लेशन ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर ये भी मिरर कर रही है अथॉरिटी को। एंड लास्टली द ग्रीन कलर्स, उसका जो रोब है वाइट एंड ग्रीन कलर्स, वाइट एंड ग्रीन कलर्स मुख्तलिफ ट्रेडिशंस के अंदर इंक्लूडिंग इन इस्लामिक ट्रेडिशन दीज आर द होली कलर्स। जब कोई पाक साफ इंसान होता है या जब कोई फरिश्ते का इजहार किसी ट्रेडिशन में मिलता है या जब जन्नत के किसी ड्रेस की बात होती है तो वो ड्रेस अमूमन सब्ज़ या सफ़ेद रंग के अंदर होता है। तो मे बी ही इज़ क्लेमिंग होलीनेस अपने रोब के साथ, और मे बी ही इज़ पैरोडिंग इट। आप किसी भी साइड पे जाके इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एनीवे, लेट्स डू लाइन बाय लाइन एनालिसिस। आई वुड वेयर अ रोब ऑफ बीड्स, white and gold and green they would be, and small and thick as seeds। अच्छा, ये जो उसने रोब पहन दी है उसने बेसिकली किया क्या कि उसकी जो पावर है विच इज़ रोब, अथॉरिटी भी है, पावर भी है, डेकोरेशन भी है, उसने इस पावर को एक क्लोथिंग में कन्वर्ट किया एंड देन ही हैज़ लिटरली worn it। एंड देन white and gold and green they would be, and small as thick and seeds। White purity को डिनोट करता है, gold is more about treasure and sovereignty, green is about hope and paradise, जैसे हम आगे जिक्र कर चुके हैं। So all of these combine ये royalty, holiness और luxury इन तीनों चीज़ों को शो करती है। And I really like the use of word seeds here as well, क्योंकि seeds जो है वो fertility को शो करते हैं, and fertility leads to abundance again, जो इस पॉइंट के नबाबा नजर आती है। And it should when the morning star, अगेन ये सुबह का टाइम है जिसको हमने भी बताया था, फजर का टाइम है, प्री डॉन का टाइम है, एंड दिस इज़ द टाइम जब ये अपने आप को ड्रेस कर रहा है। सो द रूलरशिप इज ड्रेसिंग इटसेल्फ। आई वुड डोन माई रोब एंड स्कीमिटार। अब ये उसकी पावर किट है, वो सिर्फ एक डेकोरेशन वाला रोब नहीं पहन रहा जिससे उसकी वेल्थ का इज़हार और पता चले कि किंग, वो साथ में स्कीमिटार, एक स्वॉर्ड, एक ब्लेड भी लेके आ रहा है जिससे पता चले कि नाफरमानी नहीं करनी, जिससे पता चले कि असल पावर किसके पास है। सो बेसिकली ही इज कंबाइनिंग ब्यूटी विद लिथैलिटी। एंड ज़ेब्रास 7 शुड ड्रॉ माई कार थ्रू Tartari's dark glades। ये जो कार है ये डेफिनेटली मोटर कार तो नहीं है, ये कोई शैरियट है, कोई कैरिज है, इसको उर्दू में रथ कहते हैं। द 7 नंबर इज इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज 7 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट ट्रेडिशंस। इट्स मोर लाइक एन ओमन, कुछ लोग इसको लकी नंबर भी कहते हैं एंड व्हाट नॉट। एंड ज़ेब्रास आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये साउथ एशियन थिंग नहीं है, दिस इज एन अफ्रीकन थिंग, and because of using these animals, zebras, it reveals a collage orientalism। collage orientalism का मतलब है कि वो किसी एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड तक महदूद नहीं है अपनी लग्जरी को मेंटेन रखने के लिए। वो अगर यहाँ पे एक तातारी लैंड के अंदर ही अपनी किंगडम को बना रहे हैं तो और उसको ज़ेब्रास चाहिए तो वो जा सकता है अफ्रीका में, वहाँ से उठा के लेके आ सकता है।
एंड दिस मिसमैच इज द पॉइंट ऑफ हिज किंगहुड कि इस एम्पायर की जो फैंटेसी और इमेजिनेशन है, ठीक है, इसकी कोई बॉर्डर्स नहीं है. Lord of fruits of Tartary, her rivers silver pale, Lord of hills of Tartary, glen thicket wood and dale. Her flashing stars, her scented breeze, her trembling lakes like foamless seas, her crag delight in citron trees in every purple way. ओके, मुझे यहाँ पे ये बड़ा अच्छा लगा कि डिज़ायर जो है वो अप स्केल अप हो रही है. अब वो फर्नीचर और म्यूजिक इन चीज़ों से निकल गए हैं. इट्स गोइंग टुवर्ड्स रिवर्स, हिल्स, स्टार्स, विंग्स, लेप्स एंड व्हाट मोर. एक टोटल एस्थेटिक स्केप डेवलप कर दी है और वो मतलब एक पैलेस से ऊपर मूव करिए कि अब तक पूरे प्लेनेट तक मूव कर जाए. तो उसके बाद जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, इट डिनोट्स पोसेशन, लॉर्ड ऑफ. हर वर्ड का यूज़ भी डिफरेंट लिटरेचर के ना हमें एक पोजेसिव साउंड के साथ ही मिलता है, ऑफ कोर्स इन ओल्डर लिटरेचर, आजकल के लिटरेचर भी नहीं. एंड द यूज ऑफ वर्ड हर, इट आल्सो पर्सोनिफाइज लैंड एज फेमिनाइन. एंड देन द राइम स्कीम, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम ऊपर स्टांजा 1 के भी देख चुके हैं. ए बी एंड देन ट्रिपल सी, अगेन सेम. एंड देन बी, जिस ट्रिपल सीज, ब्रीज, सीज, ट्रीज, ये अगेन अबंडेंस को और एक पाइल वाले सिस्टम को कि ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्लस को क्रिएट करी. इन चीज़ों को हम जिक्र कर चुके हैं बार बार पिछले सारे स्टांजास के अंदर भी. बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट दिस स्टांजा इज के ये जो हर फ्लैशिंग स्टार्स की बात से लेके एम पे लास्ट 4 लाइन्स, ये एक ही सेंटेंस है. यहाँ पे कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है. सो कोमास का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड देन द वर्ड्स आर फ्लोइंग just like air or any lake would flow in this kingdom. Let's go line by line. Lord of fruits of Tartary. This is nice. अब नोट करें कि if I were Lord of fruits, नहीं, अब है Lord of fruits. अब वो कंडीशनल जो हाफ देख रहा था एक if then logic यूज कर रहा था वो खत्म हो गया. No is declaring. अब वो declaring स्टेज पे और कह रहा है कि he is the Lord of fruits in Tartary. No longer if I were the Lord. एंड इस किस्म की ज़ुबान वो जो हमारी टिपिकल फ्यूडल लैंग्वेज, ज़मींदारों वाली लैंग्वेज है, उसको भी डिनोट कर रही है. आई मीन उसकी डिज़ायर वाइडिंग होती जा रही है, लग्जरीज को पिक करता जा रहा है. पहले तो इमेजिन कर रहा था, वो पिक करना शुरू हो गया. सो दीज आर टिपिकल फ्यूडल नहीं तो कॉलोनियल वाइब्स मुकम्मल तौर पर. एंड यहाँ पे मैंने कॉलोनियल और ज़मींदार फ्यूडल सिस्टम का जिक्र किया है, तो इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे इसने फ्रूट्स की बात की है और बागात, एग्रीकल्चर, इन तरह की चीज़ों पर कंट्रोल होना, इट इज़ अ साइन ऑफ पावर. हर रिवर्स सिल्वर पेल. हर इज़ इम्पोर्टेंट हियर क्योंकि उसने तारतारी की जो लैंड है उसको फेमिनाइज्ड कर दिया. सिल्वर पे रिवर्स दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल क्योंकि इनमें सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू नहीं होती. ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ठंडी हवा आती है, पानी के साथ बैठे बहुत अच्छा फील होता है, आपके टखने ठंडे हो जाते हैं, मज़ा आता है. इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर हैज़ ऑलवेज बीन अ साइन ऑफ कंट्रोल, स्पेशली इन दिस इंडस सिविलाइजेशन, सब कॉन्टिनेंट, सोते एशियन कल्चर के अंदर. बिकॉज पानी का फ्लो का कंट्रोल जिसके पास होगा वही इरीगेशन को देखेगा और वही ट्रेड लुक्स को संभालेगा. सो ये सिर्फ की वैल्यू नहीं कर रही, ये बेसिकली लेजर को और इकोनॉमी को प्रीफेक्ट रोल के अंदर लेके आ रही. लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ ततारी, ग्लेन थिकेट फोर्ट एंड टेल, हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, हर ट्रेमलिंग लेक्स लाइक फोमलेस सीज. अच्छा, इसके अंदर हम देखें इन लाइन्स के अंदर एक तो कोलाज ओरिएंटलिज्म मिल रहा है कि जो इंग्लिश नाउन्स हैं जैसे कि ग्लेन है, गेल है, उनको प्लांट किया जा रहा है ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर. तो ये जो मिसमैच है, अगेन दैट इज़ द मिसमैच ऑफ कोलाज ओरिएंटलिज्म. एंड देन ये जो फ्लैशिंग स्टार्स एंड सैंकिन ब्रीज है, ऑफ कोर्स वो लैंड से ऊपर मूव करना शुरू करती है. जो मैक्स स्टांजा की कमेंट्री में देख कहा था कि डिज़ायर इज़ मूविंग अपवर्ड्स, अब वो बात करें कोस्मोस की एंड एयर की, एंड ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स मोर काम. वो जो अपना क्लेम का है किंगहुड पे उसको एक्सपेंड करता जा रहा है. हर ट्रेमलिंग लेक्स लाइक फॉर्मलेस सीज. फॉर्मलेस सीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज जो फॉर्मलेस सी है दैट इज स्टिल्ड पावर, जिसमें अंदर कोई तूफान नहीं है. ये नहीं है कि मेरे पास आज पावर है तो वो नीचे एक हलचल मची हुई है. ये एक वो पावर है जो स्किल है, वो इधर ही रहनी है. फॉर्मलेस सी ये पावर का ऐसा समंदर है जो मोशन में तो है लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई मैस नहीं है. हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रल ट्रीज इन एवरी पर्पल वेल. दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम. और एम पे बाकी स्टैंडर्ड्स की तरह अबंडेंस तो इसमें है, लेकिन इसमें अबंडेंस सेंसरी किस्म की है. इसमें सेंक भी है, इसमें कलर भी है, इसमें बर्ड का सोन्स भी है जिसको वी कैन इमेजिन थ्रू आवर ईयर्स. यहाँ पे सिट्रन ट्रीज बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स के जो बागात हैं, दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट साइन बिकॉज बागात जैसे पहले कहा है कि हैव रिमेन द साइन ऑफ पावर, हैव रिमेन द साइंस ऑफ अथॉरिटी. और उसके साथ साथ बागात का लगाना कुछ हद तक होलीनेस के साथ भी अटैच होता है. ऑलमोस्ट हर रिलीजन के अंदर एंड ऑलमोस्ट हर ट्रेडिशन के अंदर बागात का लगाना, दरख्त का लगाना इज़ अ नोबल एक्ट. दैट वाज ऑल द पोएम. अब जरा इसकी क्लोजिंग करते हैं. पोएम के अंदर में बाबा इफ़ आई वर द लॉर्ड के वर्ड्स भी लाइक बेसिकली इमेजिनेशन के साथ उसने अपनी सोवरेनिटी को खज़ किए.
वी कैन से कि एक किंगडम से पहले उसने रिहर्स किया पावर को बिफोर एक्चुअली ऑब्टेनिंग इट। एंड ऑल इन ऑल वाटर लीला मेरे की जो पोइम है इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल वर्ड इफ, और इफ के बाद जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जितना ग्रैंड किया जा सकता है इस पोइम के अंदर किया गया है। स्टैंजा 1 में जितनी भी नेचर है उसको एक गैलरी की तरह हमारे सामने रख दिया गया, वी कैन सी एवरीथिंग, और उसने एक्सप्लेन कर दिया एवरीथिंग को, एक्सप्लेन बाय मेकिंग अस इमेजिन दोस थिंग। स्टांजा 2 में उसने अपनी जो कॉलोनियल पावर ही मैं कहूँगा कि जो उसकी पावर और अथॉरिटी है उसको उसने रिचुअल के अंदर बना दी है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पावर उसने एस्टेब्लिश कर लिया। स्टांजा 3 में वो अपनी इंडेकोर की अपने ऑर्नामेंट्स की बात कर, लेकिन उन ऑर्नामेंट्स के साथ साथ फोर्स का जिक्र भी करता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई हु होल्ड्स का रियल पावर हियर, सिर्फ ऐश इशरत का नाम नहीं है। एंड देन स्टांजा 4 में ही ज़ूल्स आउट, वो कॉस्मोस का जिक्र करता है, वो पहाड़ों का, दरियाओं का, स्टार्स का, बीज का, लेक्स का, पोर्टल्स का, इन सब चीज़ों को अपनी किंगडम के अंदर ले आता है। ये बेसिकली क्लेम्स एवरीथिंग इन टोटलिटी, बेसिकली saying कि मेरी जो किंगडम है इट इंक्लूड्स एवरी ब्यूटी, एवरी सॉर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एलिमेंट इन इट। बट मे बी दिस पोइम ततारी इज नॉट नैव एट ऑल, मे बी इट इज अ मिरर, मे बी ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, मे बी ये वाकई जो लोग सोचते थे वैसा है, या उसने जो कॉलोनियल पावर्स थी अगेन उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। एंड मे बी एक मॉरल मिरर है। आई मीन थिंक अबाउट दिस, अगर ये जो किंगडम है अगर ये हमारी ईगो है, और जो एनिमल्स का जिक्र हुआ है मे बी वो हमारी डिज़ायर है, हमारी एपिटाइट है। एंड देन गोल्ड, गोल्ड वही है जो है, दिस इज द मैट्रिक ऑफ वेल्थ। अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें तो फिर दिस पॉइंट आस्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ यू कैन क्यूरेट और क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज इन योर पावर, एवरीथिंग एंड एवरीवन ओबेज यू, वुड यू कॉल सच अ वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और वुड यू कॉल सच अ वर्ल्ड केज? ऑल इन ऑल दिस पॉइंट इज गॉर्जियस, माइंड के लिए भी मज़े की है, पढ़ने में भी म्यूजिकल है। I enjoyed it. So if you really like imagination, this is a good one. But at the end of this video, I really hope कि इस poem की analysis और explanation से कुछ फ़ायदा हुआ होगा, and I really hope कि you will be able to do good in your exams. Until next time, thank you for watching. I'll see you soon.